केमिस्ट्री नाइट में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे कंसंट्रेटेड रिलेटेड कुछ टर्म। कंसंट्रेशन जो होता है वो आप दो तरीके से रिलेट कर सकते हैं। एक होता है वॉल्यूम रिलेटेड, एक होता है मास रिलेटेड। वॉल्यूम रिलेटेड जो टर्म होती है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट और बाय वॉल्यूम, इस तरीके से भी लिखा जाता है इसको। और ये होती है वेट बाय वेट परसेंट और बाय मास। वॉल्यूम रिलेटेड टर्म जो रहती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये वॉल्यूम रिलेटेड टर्म में चेंज आएगा। जैसे एग्जांपल में रख सकते हैं मोलैरिटी, और यहाँ पे आपकी जो टर्म हो गई ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती हैं। नॉर्मेलिटी, इसमें आ जाएगा मोलैलिटी और आपके मोल फ्रैक्शन। ठीक तो ये कुछ टर्म है जो कंसंट्रेशन स्टार्ट करने से पहले दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब होता है 100 पर कितना, हाउ मच ऑन 100। ठीक, तो वेट बाय वेट परसेंट देंगे तो उसमें क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और वेट बाय वॉल्यूम परसेंट देंगे तो उसमें हो जाएगा क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नीचे जो टोटल परसेंट है सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों का है, ये सॉल्यूशन का ही लेना, आप लोग इसको सॉल्वेंट का ना समझें। ठीक, हम एक टर्म देखेंगे परसेंटेज ऑफ प्योरिटी। प्योरिटी परसेंट, मान लीजिए 5 ग्राम CaCO3 है, ये कन्वर्ट होता है CaO प्लस CO2 में। तो ये जो CO बना रहा है ये मान लीजिए 2.6 है, 2.6 ग्राम दे रहा है। तो इसकी हमें परसेंटेज ऑफ प्योरिटी निकालनी है कि कितनी होगी। ठीक, तो देखते हैं इसकी परसेंटेज ऑफ प्योरिटी कितनी होगी। ठीक, तो इसमें परसेंटेज ऑफ प्योरिटी देखेंगे कि ये कितनी होगी। क्वेश्चन समझ में आएगा। 5 ग्राम क्या है, CaCO3 है। तो हम देखते हैं CaCO3 ये जो बचा ये रेसिड्यू है और ये CO2 गैस है तो ये उड़ जाएगी। ठीक, अब देखते हैं इसकी परसेंटेज ऑफ प्योरिटी क्या होगी। तो इसका 1 मोल, इसके 1 मोल और इसका भी 1 मोल। मोल कॉन्सेप्ट लगा दिया जाए तो 1 मोल उसके मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल ही होता है, मतलब इसका क्या लेंगे 100 ग्राम। इससे कितना बनेगा, ये 56 ग्राम ये बनेगा और ये 44 ग्राम ये बनेगा। तो 100 ग्राम से 56 CO बन रहा है, तो 1 ग्राम से कितना बनेगा, 1 ग्राम बनाने के लिए कितना चाहिए आपका 100 अपॉन 56, और 2.6 ग्राम बनाने के लिए कितना चाहिए, तो ये हो जाएगा 2.6 के लिए कितना चाहिए, 2.6 अपॉन इंटू 100 अपॉन 56। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा तो ये लगभग आ जाना चाहिए
मान लीजिए मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, ये 50 और ये लगभग मान लीजिए ये 4.6 के समथिंग आ गया, ठीक है मान लिया, ठीक है। तो इसकी परसेंटेज ऑफ प्योरिटी कितने देखते हैं, तो परसेंटेज ऑफ प्योरिटी मतलब जितना है, मतलब 4.6 चाहिए रहा 2.6 ग्राम को CO बनाने के लिए, लेकिन हमारे पास कितना है 5, तो इसकी परसेंटेज ऑफ प्योरिटी उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपकी आ जाएगी, इसको कैलकुलेट कर लेंगे आ जाएगी, ठीक है। मतलब कितना दिया है और कितना आपने उसके लिए चाहिए, ठीक। तो इससे परसेंटेज ऑफ प्योरिटी निकल जाती। नेक्स्ट हम देखेंगे एक चीज़ होती है टर्म मोलैरिटी। मोलैरिटी में यदि मेरे को वेट बाय वेट परसेंट को वेट बाय वॉल्यूम परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो इसमें डेंसिटी का इंटू कर दें, मतलब वे वॉल्यूम रिलेटेड टर्म और इन दोनों के बीच में, जैसे ये नीचे दिया हुआ मैं दिखाता हूँ आपको, इन दोनों में ये वॉल्यूम रिलेटेड टर्म है, वॉल्यूम रिलेटेड टर्म और मास रिलेटेड टर्म में सिर्फ डेंसिटी का फ़र्क होता है बस। डेंसिटी से इंटू या मल्टीप्लाई जो भी करना है वो कर दीजिए तो आपका आ जाएगा, ठीक है। तो वेट बाय वेट परसेंट में अगर मैं डेंसिटी का इंटू कर दूँ तो ये वेट बाय वॉल्यूम परसेंट बन जाता है, ठीक है। मोलैरिटी आप सबको मालूम होगा, ये होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर ml, ठीक है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये वेट अपॉन वॉल्यूम इंटू 100 वेट बाय वॉल्यूम परसेंट है, तो इसको आप लिख सकते हो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट इंटू ये 10 बचा मतलब 10 बचा होगा अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक। अगला हम देखते हैं, अगर हमारा एक फार्मूला निकला है मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम परसेंट इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, अगर इसको वेट बाय वेट परसेंट में बदलना है तो ये कैसे हो जाएगा, वेट बाय वेट परसेंट इंटू D इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, बहुत जगह काम आता है। जैसे ये दिया होता है यदि 5% ऑफ NaOH हैव डेंसिटी 1.20 ग्राम पर ml, फाइंड मोलैरिटी, ठीक है। तो आपको यही करना है, वेट बाय वेट परसेंट, ये बाय मास दिया हुआ है, तो वेट बाय वेट परसेंट इंटू D इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये हो जाएगी मोलैरिटी। तो वेट बाय वेट परसेंट 5 दिया, डेंसिटी 1.20 इंटू 10 मॉलिक्यूलर वेट होता है 40, कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक। तो इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा, ये क्वेश्चन आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी इसमें वेट बाय वेट परसेंट ना देके इसमें मोल फ्रैक्शन दे देते, मोल फ्रैक्शन दे देते। मोल फ्रैक्शन देने के बाद आपसे पूछते हैं कि इसकी मोलैरिटी बताइए, ठीक है। तो अगर मोल फ्रैक्शन दिया और उसके बाद पूछा गया हो कि मोलैरिटी क्या होगी उसकी, तो वो हम निकालते हैं, ठीक है। तो हमें मालूम मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या होगा, मोल ऑफ 1 अपॉन मोल ऑफ 1 प्लस मोल ऑफ 2। मोल फ्रैक्शन सेकंड का देख लेते हैं, मोल ऑफ 2 मोल 1 प्लस मोल 2, टोटल मोल अपॉन जिसका पूछा गया उसके मोल, ठीक है। तो इन दोनों में रिलेशन देख लेते हैं। मान लीजिए मैं x1 बाय x2 कर दूँ, x1 मोल 1 अपॉन मोल फ्रैक्शन 1 बाय मोल फ्रैक्शन 2, तो ये मेरे पास n1 बाय n2 आ जाएगा, ये आपको मालूम ही होगा, सिंपल सा फार्मूला है, ठीक। अगर मैं इसमें आगे बढ़ाऊँ तो वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 1 अपॉन वेट ऑफ सेकंड सॉल्वेंट जो भी है वेट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सेकंड, ठीक है। ये n2 बाय n1 कर दो तो ही बेटर है, कोई दिक्कत नहीं। n2 बाय n1 करेंगे
तो ये हो जाएगा वेट ऑफ 2 बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ 2 इंटू ऊपर लिख रहा हूँ मॉलिकुलर वेट ऑफ 1 अपॉन वेट ऑफ 2। ठीक, तो 1 ही आएगा, 2 कम आएगा। ठीक, तो इस तरीके से आ जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, मान लो इसमें जो मोल फ्रैक्शन आया ये आपको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है x2 अपॉन x1 या मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ 1। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर इन दोनों के साइड में आपको करके दिखाता हूँ। दोनों साइड में क्या करता हूँ, 1000 का इंटू कर देता हूँ, 1000 का दोनों साइड में इंटू कर देता हूँ। यहाँ 1000 का इंटू कर दिया और यहाँ पर भी मैं 1000 का इंटू कर दूँगा। तो ये कैसा हो जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 इंटू 1000 इक्वल टू ये हो जाना चाहिए आपका वेट m2 अपॉन एटा 1 इंटू 1000। सॉल्यूट का वेट, ये सॉल्वेंट का, ये है सॉल्यूट, ये है सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट का वेट, मॉलिक्यूलर वेट, सॉल्वेंट का वेट 1000 और ये ऐसा। तो ये क्या हो गई, इसको बोलते हैं मोलैलिटी, स्मॉल m से शो करते। ठीक है, तो फार्मूला आगे बढ़ेगा और ये कैसा हो जाएगा x2 अपॉन x1 इंटू 1000 इक्वल टू, या मोलैलिटी को नीचे ले जाएंगे या इस 1/m को, तो ये m नीचे आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा ये मोलैलिटी। तो ये मोलैलिटी के और मोल फ्रैक्शन में रिलेशन आ गया है। ठीक, तो इस रिलेशन से आप यदि मोल फ्रैक्शन दिया हो और मोलैरिटी पूछी गई हो तो आप उसका क्वेश्चन को आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मोलैरिटी ना पूछ के मोलैरिटी पूछ ली गई है, ये मोलैरिटी। तो यदि मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है और मोलैरिटी पूछी गई, तब क्या करेंगे, तब के लिए भी हम एक स्मॉल छोटा सा फार्मूला डिनोटेड करते हैं। किस तरीके से फार्मूला निकलेगा उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में क्या रिलेशन होता है। तो पहले हम अगर मैं टोटल वेट लूँ तो मोल इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो W1 क्या हो जाएगा, मोल 1 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 1। तो ऐसे W2 क्या हो जाएगा, मोल 2 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 2। टोटल वेट क्या हो जाएगा, टोटल वेट, टोटल मास m क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका m1 प्लस m2 मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अच्छा हमें मालूम है वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है मास अपॉन डेंसिटी। तो टोटल मास हमारा क्या है, n1 m1 n2 m2 और अपॉन में ये डेंसिटी, तो ये क्या हो जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, अब हम मोलैरिटी को ले लेते हैं। मोलैरिटी जो कल्टी क्या होते हैं, मोलैरिटी जो कल्टी होता है मोल पर वॉल्यूम। तो मैं मोल ऑफ सल्यूट लेता हूँ, ये सल्यूट के मोल हैं। सेकंड वाला जो है वो है सल्यूट, जैसे n2 लिखा है तो वो है सल्यूट, और जो फर्स्ट वाला है वो है सॉल्वेंट। जहाँ भी 1 लिखा है उसे सॉल्वेंट समझें और जहाँ 2 लिखा है उसको सल्यूट समझें। ठीक है, तो मोल पर वॉल्यूम होता है। ठीक है, मोल हमें मालूम है n2, तो मोल पर वॉल्यूम, और यदि ml मिले तो इंटू 1000 भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। तो ये n2 वॉल्यूम की जगह ये रख देंगे, ये वाला जो फार्मूला आया ये हो जाएगा n1 m1 प्लस n2 m2 अपॉन d और इंटू ये 1000। ठीक है, इसको ज़रा देख के लिखते हैं आराम से। ये हो जाएगा n2 इंटू 1000 इंटू d अपॉन n2 m1 प्लस n1 m1। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ये 3 है, इनको मोल फ्रैक्शन में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सभी में यहाँ नीचे
n1 प्लस n2 से डिवाइड कर देंगे, ऊपर भी n1 प्लस n2 से डिवाइड कर देंगे, और जैसे हम डिवाइड करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, x2 में, इंटू 1000 टू डी, और ये भी x2 में बदल जाएगा, x2 इंटू m2, और ये हो जाएगा प्लस x1 m1। ठीक, तो ये मोलैरिटी का फार्मूला आ गया। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, लास्ट में लिख रहा हूँ, x2 इंटू 1000 इंटू डी अपॉन x2 m2 प्लस x1 m1। इस फार्मूले को सीधे आप कैलकुलेट कर सकते हैं मोलैरिटी। ठीक है। अच्छा, एक और फार्मूला होता है, उसको देख लें लास्ट, उसको चाहे तो यहाँ भी देख लें, यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ देख लें। एक फार्मूला होता है, दी मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों दी हैं और पूछा गया हो, मोलैरिटी से दी हो, मोलैलिटी पूछी गई हो, तो एक फार्मूला रहता है D इज इक्वल टू m2 मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1000 प्लस 1 अपॉन m इस मोलैलिटी, इसको ब्रैकेट में इंटू मोलैरिटी। ये जो ब्रैकेट वाला जो फार्मूला है ये, ठीक है, इस फार्मूले का इस्तेमाल करें। ये मैं ड्राइव करा सकता हूँ, लेकिन ये इतना ड्राइव कराने की ज़रूरत नहीं, तो इससे आपकी क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, ठीक, यदि मान लीजिए ए है, बी है और सी बना रहा है, मान लीजिए इसके n1 मोल या n2 मोल से रिएक्ट करते हैं, इसके n3 बनाएंगे, तो ये का हो जाएगा m1 v1, ये m2 v2, और ये का बन जाएगा m3 v3। तो v3 क्या होगा, v1 प्लस v2, ये आपको मालूम होगा। मान लीजिए 0.4 मोलर सोल्यूशन है 250 ml का, और इसको मिला रहे हैं 0.3 मोलर 300 ml के सोल्यूशन में, तो उसकी नई मोलैरिटी क्या होगी, अब आपको मालूम ही है क्या करना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। मान लीजिए कोई n1 का सोल्यूशन है, उसमें पानी मिला दिया तो n2 में बदल गया, मोल बदल गया उसके। मान लीजिए m1 v1 का सोल्यूशन है, उसमें पानी मिलाया मैंने, तो वो m2 v2 में बदल गया। ठीक है, तो m1 v1 में क्या रिलेशन होगा, तो ये होगा m1 v1 इक्वल टू m2 v2, मतलब ये हो जाएगा m1 अपॉन m2 इक्वल टू v2 अपॉन v1। ठीक है, इसमें -1 कर दो, इसमें से -1 कर दो, क्या हो जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन m2 इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन v1। तो जो पानी मिला है ना, ये है वो वाटर, कितना वॉल्यूम पानी मिला है, तो इसको आप v2 माइनस v1, मतलब जितना पानी मिला है उसका, कितना पानी मिला है अगर पूछें तो ये फार्मूला लगा दें, m1 माइनस m2 अपॉन m2, ये आ जाएगा इंटू v1। इस फार्मूले से आप निकालना अगर पूछा जाए कितना पानी मिलाया गया। ठीक, तो इतने फार्मूले थे साहब, इतने में तो मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए आपका कंप्लीट। थैंक यू। और हाँ, शाम को मैं सॉल्ट एनालिसिस की रिएक्शन करा रहा हूँ, हमारी कोचिंग क्लास में चल रही हैं और बहुत बढ़िया चल रही हैं। और सॉल्ट एनालिसिस अगर अच्छे से सीखना है तो शाम को बेहतरीन क्लासेस चल रही हैं, वो स्कूल के बच्चे जो हैं वो आ सकते हैं।